Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is power in AC circuit. ओके तो बेसिक फॉर्मूला पावर की क्या होती है वो हम एक डीसी सर्किट में हमने देख लिए है। बट डीसी सर्किट का नेचर और एसी सर्किट का नेचर कुछ अलग ही है कि भाई डीसी करंट में हमने देखा हुआ था कि भाई हमारा इलेक्ट्रिक करंट एक कंटिन्यूसली मीन्स के एक स्टेडी होता था, कंटिन्यूसली उसकी वैल्यू स्टेडी होती थी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो रही थी, बट उसकी जो वैल्यू थी वो भी कांस्टेंट हो रही थी। ओके बट एसी करंट का नेचर कुछ अलग ही है। हमने देखा कि भाई एसी करंट एक इंड्यूस ईएमएफ से मिल रही थी, वो इंड्यूस ईएमएफ एक एसी जनरेटर में से हमको मिला। वो एसी जनरेटर में हमारी जो एक कोयल होती थी वो कोयल रोटेशन हो रही थी, तो कोयल रोटेशन होने से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। क्यों इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ? क्योंकि उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है वही इंड्यूस ईएमएफ को जनरेट करती थी। बट वो इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट नहीं था, उसकी डायरेक्शन मींस के पीरियडिकली चेंज होती थी, देन पर उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता था विथ रिस्पेक्ट टू साइनोसॉइडल ग्राफ। ओके तो उसके कारण जो बनने वाला इलेक्ट्रिकल करंट होगा तो वो भी क्या होगा कि भाई उसकी भी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी, देन पर उसका मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो क्या होगा कि भाई ये तो हो गई हमारी एसी करंट। तो एसी करंट के कारण हमारी पावर की फॉर्मूला कुछ अलग तरीके से हम निकालने वाले हैं, बट वो वाली फॉर्मूला हम नहीं यूज़ करेंगे। कौन सी फॉर्मूला कि भाई पावर इज इक्वल टू हमने यूज़ करते थे इन डीसी करंट में। हमारा थर्ड चैप्टर जो इलेक्ट्रिकल करंट है इट इज़ अ डीसी करंट, ठीक है। तो वो डीसी करंट में हम पावर की फॉर्मूला वही यूज़ करते थे कि भाई पोटेंशियल इंटू करंट। यही फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पे एवरेज पावर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। वो हम कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं, बट उसके पहले हम इसके जो आगे की जो हमने फिजिकल क्वांटिटी डिराइव की वो हम देख लेते हैं। तो आपको तो मालूम पड़ गया भाई एसी करंट कैसे जनरेट हुआ। देन आपने दूसरा टॉपिक हमारा ये था कि भाई एसी करंट को प्रोड्यूस तो हुआ है, बट एसी करंट हम मेजरमेंट हम कैसे करेंगे कि भाई ए वाली सर्किट में एसी करंट इतना है, ए वाली सर्किट में एसी करंट कितना है, वो हम मेजरमेंट हम कैसे करने वाले हैं। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो मेथड अवेलेबल थी, एक कॉम्प्लेक्स मेथड जरा पर इफेक्टिव मेथड। बट कॉम्प्लेक्स करंट इज नॉट कॉम्प्लेक्स मेथड इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना था, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको काउंट करना था। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट हमने दूसरा तरीका यूज़ किया, एक इफेक्टिव मेथड वाला। तो इफेक्टिव मेथड में आपको दो टाइप की आपने इफेक्ट देखी हुई थी, एक हीटिंग इफेक्ट, देन आपने दूसरी एक मैग्नेटिक इफेक्ट। इसके कारण आपने तो करंट को निकाल दिया, बट दिस करंट इज नॉट एसी करंट। वो करंट हमको मिला था डीसी करंट, बट हमको चाहिए एसी करंट। तो एसी करंट निकालने का दूसरा तरीका हमने लगाया कि भाई हमने वर्क डन करवाया एक डीसी करंट से, देन पर हमने वर्क डन करवाया एसी करंट से। तो दोनों का वर्क डन हमको इक्वल मिला। तो हमको क्या मालूम पड़ा कि भाई जो हमारी डीसी करंट है वही हमारी एसी करंट है, ऐसा हमने मान लिया। बट देन पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ कि भाई एसी जनरेटर में से हमको पहले डीसी करंट तो नहीं मिलती है, ठीक है। तो जो दोनों की वैल्यू सेम होती थी ना, तो हमने एक वर्ड यूज़ कर लिया था, एक इफेक्टिव करंट। इफेक्टिव करंट का क्या मीनिंग हुआ कि भाई दोनों करंट की वैल्यू सेम है, इसलिए हमने एक उसका वर्ड यूज़ कर लिया था, ठीक है। बट अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई हमको एसी जनरेटर में से एक पहले हमको एसी करंट मिलती थी, वो एसी करंट की कंपेरिजन करनी है एक इफेक्टिव करंट के साथ। वो एसी करंट की आपको रिलेशनशिप में निकालनी है एक डीसी करंट के रिस्पेक्ट में, एक आईआरएमएस की वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो वो हमने निकाल लिया कि भाई आईआरएमएस इज इक्वल टू 0.7 आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम का मीनिंग होता है कि भाई ये है हमारी पीक वैल्यू, ठीक है। तो हमने रिलेशनशिप निकाला एक इफेक्टिव करंट और पीक वैल्यू का, वो हमारा इक्वेशन मिल रहा था आईआरएमएस इज इक्वल टू IM/√2, ठीक है। ओके देन आपने हमने देखा कि भाई फेज रिफरेंस के बारे में। फेज रिफरेंस चीज़ क्या होती है कि भाई पहले इंड्यूस ईएमएफ आएगी सर्किट में, वही इंड्यूस ईएमएफ करंट को जनरेट करेगी। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू सपोज के ए वाली कोई भी के रिस्पेक्ट में, कोई भी के टाइम की रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, वही टाइम की रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम आए, ऐसा जरूरी नहीं है। ख्याल आया? आपकी करंट आगे भी चली जाती है और पीछे भी चली जाती है, वो आपकी सर्किट के नेचर के भी है ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ओके देन आपने हमने इसके सभी का क्या निकाला, हम इसके सभी डिफरेंट एलिमेंट के लिए हमने सर्किट का नेचर हमने स्टडी किया। जैसे कि हमने एक एसी करंट को, एसी पोटेंशियल को सप्लाई कर दिया रेजिस्टेंस के साथ, तो उसका बिहेवियर के बारे में स्टडी किया और हमने देखा कि भाई इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ और करंट जो जनरेट हो रही थी इसमें कोई फेज डिफरेंस अवेलेबल नहीं था। तो फेज डिफरेंस अवेलेबल नहीं था, उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई जैसे हमारा इंड्यूस ईएमएफ पीक वैल्यू पे आई, तो वही टाइम में हमारी करंट की वैल्यू भी पीक वैल्यू पे आएगी। देन आफ्टर हमारी इंड्यूस ईएमएफ की जब वैल्यू 0 पे आएगी तो अब हमारी करंट की वैल्यू भी 0 पे आएगी।
ख्याल है, इसमें भी इसमें फेज डिफरेंस अवेलेबल नहीं है। देन आपने अपोजिशन ऑफ करंट हमने निकाला था आर, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एनी फ्रीक्वेंसी। देन आपने सेकंड हमने देखा था इंडक्टर सर्किट, तो इंडक्टर सर्किट में हमने स्टडी किया कि भाई फेज डिफरेंस होता है π/2 और करंट लैग होता है, ठीक है। और उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस इट इज अपोजिशन ऑफ करंट, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस हमको मिला था एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये है उसका इक्वेशन। देन पर हमने वेव डायग्राम के बारे में स्टडी किया और फेजर डायग्राम के बारे में भी हमने स्टडी किया। देन पर हमने ऐसा स्टडी किया कि भाई अगर जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो अपोजिशन ऑफ करंट मैक्सिमम आएगी, अपोजिशन फैक्टर मैक्सिमम आने से आपकी जो करंट की वैल्यू होगी वो करंट की वैल्यू होगी डिक्रीज, ठीक है, इन इंडक्टिव रिएक्टेंस की रिस्पेक्ट में। ओके, देन अपन हमने स्टडी किया था एक कैपेसिटर सर्किट, तो कैपेसिटर सर्किट में भी हमने स्टडी किया कि भाई उसका फेज डिफरेंस होता है π/2, बट इसमें करंट आपकी लीड होती है, पोटेंशियल आपका लैग होता है। ओके, तो उसका भी हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, वेव डायग्राम ड्रॉ किया। देन आफ्टर उसका हमने अपोजिशन फैक्टर हमने फाइंड आउट किया, वो अपोजिशन फैक्टर हमको मिला कैपेसिटी रिएक्टेंस, दिस कैपेसिटी रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1/ω/C। तो वो वाली फॉर्मूला में अगर जो हम फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम करेंगे तो 1/ω, मीन्स के हमने डिटर्मिनेटर को हमको मैक्सिमम करना है, तो XC की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम और अपोजिशन फैक्टर हमने कर दिया मिनिमम, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ठीक है। ओके, देन आफ्टर तीनों का कॉम्बाइन करके हमने एक सर्किट को बनाया, LCR सीरीज सर्किट। और LCR सीरीज सर्किट का करंट कितना होता है वो हमने फाइंड आउट किया बाय द फेजर मेथड एंड बाय द एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड मीन्स के मैथमेटिकल स्टेप को आपको यूज़ करके आपको फाइंड आउट करना है, इसमें आपको फेजर डायग्राम का यूज़ नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था फेजर डायग्राम के बारे में, और फेजर डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट करके हमने करंट की वैल्यू निकाली थी। और करंट की वैल्यू हमको मिल रही थी Im इज इक्वल टू Bm/Z। व्हाट इज दी Z? Z इज अ इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस का इक्वेशन हमको मिल रहा था Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL - XC²। भाई XL - XC कब आएगी? जब आपकी सर्किट एक इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसा मीन्स के बिहेव करेगी तब। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसा बिहेव कब करेगी? जब XL की वैल्यू ग्रेटर देन होगी XC के कंपैरिजन में, XL की वैल्यू ग्रेटर देन होगी XC। ओके, तो मीन्स के XL की जो वैल्यू है ना वो लार्ज होगी विद कंपैरिजन टू XC, तब आपकी जो सर्किट है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसा बिहेव करने लगेगी, ठीक है। अगर XC की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी तो कैपेसिटी जैसा बिहेव करने लगेगी, तो आपका इक्वेशन XC - XL का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ओके, देन अपने हमने स्टडी किया हुआ था कि कब हम करंट को मैक्सिमम बना सकते हैं, जब XL इज इक्वल टू XC होगा तब हमारी करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, क्योंकि वहीं पे इम्पीडेंस हमारा होगा डिक्रीज, और इम्पीडेंस डिक्रीज होने से हमारी करंट मिलती है मैक्सिमम, और करंट मैक्सिमम मिलने से एक रेजोनेंस सर्किट बन जाती है। ओके, तो रेजोनेंस सर्किट के बारे में हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई रेजोनेंस सर्किट कब पॉसिबल है, जब मैक्सिमम करंट मिलती है तब। तो मैक्सिमम करंट मिलने की कंडीशन क्या अवेलेबल थी? उसकी कंडीशन अवेलेबल थी कि भाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी सर्किट की होती, उसका हमने इक्वेशन निकाला था ω0 इज इक्वल टू 1/√LC। इतनी फ्रीक्वेंसी हमारी जो सप्लाई करने वाली जो इंड्यूस EMF होती है उसके पास भी एक वन फ्रीक्वेंसी होती है, जो दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अप्लाइंग द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दोनों की वैल्यू जब सेम हो जाती है तब आपकी करंट हो जाती है मैक्सिमम, और एक वो रेजोनेंस क्रिएट कर देती है, क्या आया। ओके, तो उसके बारे में आपने स्टडी किया हुआ। देन आपने क्वालिटी फैक्टर के बारे में आपने स्टडी किया, तो क्वालिटी फैक्टर किसकी बेस्ट होती है कि भाई जिसमें जो आपका जो डिस्टर्बेंस क्रिएट मीन्स के कम करे उसको हम क्या बोलेंगे, गुड ट्यूनिंग बोलेंगे, ठीक है। पहले हमने देखा था बेड ट्यूनिंग के बारे में, तो बेड ट्यूनिंग में क्या होती थी कि भाई कोई भी हम चैनल पे हम हमारा डिवाइस को सेट करेंगे तब दूसरी चैनल की भी आवाज़ हमको सुनाई देगी, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई इट इज़ अ बेड ट्यूनिंग। तो उसके कारण हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों जो हमारी चैनल है वो जो उसका जो टेंशन होता है वो टेंशन की इसका गैपिंग, इसके दोनों टेंशन की फ्रीक्वेंसी का इसका गैपिंग हमको लास्ट कर रखना पड़ेगा। जैसे कि रेडियो का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई रेडियो में गैपिंग होता है 10⁶, इसके मेगा हर्ट्ज का गैपिंग होता है। इसमें ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि भाई दूसरी चैनल पे दूसरी चैनल का आवाज़ आ सके, क्योंकि उसका डिफरेंस ही हमने लाज रख दिया, ठीक है। उसका दोनों टेंशन की इसका जो गैपिंग था वही हमने लाज रख दिया। ओके, देन आप हम दूसरा क्या देख सकते हैं कि भाई हमारा जो रेडियो है तो रेडियो को भी हम चेंज करके उसकी पीक वैल्यू मैक्सिमम ला सकते हैं, तो उसका हमने क्वालिटी फैक्टर के निकाला। और क्वालिटी फैक्टर एक शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व के रिस्पेक्ट में होती है, जिसकी भी शार्पनेस मैक्सिमम है, जिसका भी कर्व शार्पनेस उसकी जिसकी मैक्सिमम आएगी तो उसकी ट्यूनिंग बेस्ट होगी।
ठीक है। क्यों इसकी ट्यूनिंग बेस्ट होगी? क्योंकि उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो बैंडविड्थ डिक्रीज हो जाएगी। अगर बैंडविड्थ डिक्रीज होती है तो ट्यूनिंग आपकी आएगी बेस्ट। ओके, तो उसका क्वालिटी फैक्टर का इक्वेशन आपको मिला था Q इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। 2 डेल्टा ओमेगा क्या है? बैंडविड्थ है। जैसे जैसे आप बैंडविड्थ को डिक्रीज करके जाएंगे तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व की मैक्सिमम होके जाएगी, देन आपका क्वालिटी फैक्टर भी आपका इंप्रूव होगा। देन आपने दूसरा क्वालिटी फैक्टर का आपने इक्वेशन देखा था Q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू रूट L अपॉन C, ठीक है। तो ए वाली इक्वेशन भी आपने स्टडी की हुई थी। ओके, तो उसके कारण भी आपका क्वालिटी फैक्टर आप निकाल सकते हो। ओके, देन अभी आपको स्टडी करना है पावर इन एसी सर्किट। पावर हमको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि बेसिक पावर इज डिपेंडेंट ऑन दी वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन अवेलेबल है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, सो दैट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू क्यू, और क्यू इज इक्वल टू हम आई टी भी लिख सकते हैं, सो दैट वर्क डन इज इक्वल टू वी आई टी। देन आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू हमको रिलेशनशिप मिली वी इंटू आई की। ओके, बट हमको पावर निकालनी है एसी करंट की। तो एसी करंट में जो एसी करंट की सर्किट में हमको मालूम है कि पहले इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है, वो क्या जनरेट कर देती है? इलेक्ट्रिक करंट। तो हमको पावर हमको कब मिलेगी? जब हम इंड्यूस ईएमएफ और करंट आई का हम प्रोडक्ट करेंगे, मीन्स के उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब हमको जो वैल्यू देगी वो वैल्यू हमको मिलेगी कि पावर की फॉर्म में। बट हमने यहाँ पे देखा कि भाई हमारा इंड्यूस ईएमएफ और करंट की वैल्यू कोई भी एक इंस्टेंस पे चेंज होके जाती थी, ठीक है। कोई भी एक इंस्टेंस में मिसके उसकी वैल्यू डिफरेंट थी। तो पावर की भी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो पावर भी हमारा क्या मिलेगा? डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। बट हमको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज पावर निकालना पड़ेगा। जैसे कि आपने 11th में एक एवरेज स्पीड निकाली थी, तो एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या होता था? हम क्या करते थे? टोटल हम एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते थे कि भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इट इज नोन एज एवरेज स्पीड। तो वैसे हमको एवरेज पावर निकालनी है। तो एवरेज पावर हम एक पर्टिकुलर 1 साइकिल की हम निकालेंगे, क्योंकि 1 साइकिल के बाद आपका ग्राफ रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो हम 1 टाइम पीरियड की हम मिस के पावर की एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे। तो पावर की एवरेज वैल्यू का इक्वेशन क्या मिलेगा आपको कि भाई एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। हमने टोटल टाइम कितना कंसिडर किया? 1 टाइम पीरियड हमने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। ओके, और सभी इंस्टेंस का हम एडिशन करेंगे और इंटीग्रेशन करके हमने पावर की हम फॉर्मूला हम निकालेंगे, ठीक है। तो वही पावर क्या होगी कि भाई एसी सर्किट में जो पावर जनरेट होगी वही पावर आपको वो फाइंड आउट करके हम देंगे, ठीक है। ओके, तो हमको ये कैलकुलेशन अभी हमको देखना है कि भाई हम पावर की फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट करते थे, ठीक है। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज पावर इन एसी सर्किट। हमको पावर निकालना है एसी सर्किट में, ठीक है। ओके, तो पावर इज डिपेंडेंट ऑन दी वर्क डन होती है, और वर्क डन पर यूनिट टाइम इट इज नोन एज अ पावर हम फाइंड आउट करते हैं। बट हमको मालूम है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होती है ना। ऐसा इक्वेशन हमने एक 2 सितंबर में निकाला था। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो दैट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ओके, और क्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? पर करंट के हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, सो दैट क्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई टी, सो दैट वर्क डन इज इक्वल टू आपकी इक्वेशन फाइंड आउट होगी वी इंटू आई इंटू टी। बट हमारी पावर की फॉर्मूला क्या होती है? पावर की फॉर्मूला होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू वी इंटू आई इज इक्वल टू पी। ओके, तो बेसिक पावर हमको क्या मिला कि भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोटेंशियल एंड करंट इट गिव्स वैल्यू ऑफ पावर। ओके, तो वैसे हमारे पास एसी सर्किट अवेलेबल है। तो एसी सप्लाई में हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो क्या इंड्यूस करता है? एक एसी करंट इंड्यूस करता है, ठीक है। बट इसमें चेंजेस क्या होती है कि भाई एवरी टाइम पे हमारी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू और करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो हम उसका प्रोडक्ट करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ और इलेक्ट्रिकल करंट का हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो वैल्यू हमको पावर की मिलेगी वो पावर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, बट एवरी टाइम में उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक एवरेज पावर निकालना पड़ेगा। हम एवरेज पावर किसका निकालेंगे? 1 पर्टिकुलर साइकिल का निकालेंगे, 1 टाइम पीरियड का हम निकालेंगे, ठीक है। तो 1 टाइम पीरियड का हमने क्या निकाल दिया? एवरेज पावर। जैसे कि आप एक एवरेज स्पीड निकालते थे कि भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसी तरह से आपको एवरेज पावर की फॉर्मूला निकालनी है, टोटल वर्क डन पर यूनिट टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। ओके, तो एसी सप्लाई में क्या होती है? एसी सप्लाई में हमको एवरेज पावर निकालना पड़ेगा इस साइकिल के लिए, ठीक है, एवरी साइकिल के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन एसी सप्लाई पावर is calculated as एवरेज फॉर each साइकिल, ठीक है। एवरेज हमको निकालनी पड़ेगी पावर की। ओके, तो एवरेज पावर की फॉर्मूला क्या होगी?
एवरेज पावर इक्वल्स टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये है उसकी बेसिक फॉर्मूला कि भाई टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ओके, बट हम टाइम पीरियड हम कितना कंसिडर करने वाले, टाइम पीरियड हम कंसिडर करने वाले 1 टाइम पीरियड। ठीक है, ओके, देखिए कि भाई एसी सर्किट में क्या होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी कंटिन्यूसली चेंज होती थी, ऐसे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती है। ठीक है, और जो करंट की वैल्यू होती है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होती है, ऐसे करंट की वैल्यू भी कंटिन्यूसली चेंज होती है। यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ओके, बट हमको क्या करना है, कोई एक स्मॉल इंस्टेंस पे, कोई भी एक स्मॉल इंस्टेंस पे मीन्स के ये टाइम है, तो टाइम हमने कितना कंसिडर कर लिया, dt टाइम, ए इतना सा dt टाइम हमने कंसिडर कर लिया कि भाई ए है dt टाइम। तो वो dt टाइम में हमको क्या करना है कि भाई उसका इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू और उसकी करंट की वैल्यू का हमको प्रोडक्ट कर देना है। ख्याल आया? तो हमको क्या करना है कि भाई हमको मिस करना है कि इंड्यूस ईएमएफ ई अवेलेबल है और करंट आई अवेलेबल है और इनटू हमको dt करना है। तो कहाँ से कहाँ तक आप dt कंसिडर करेंगे, तो सेकंड इंस्टेंस टाइम पे आपने dt कंसिडर किया, देन यहाँ पे आपने dt कंसिडर किया, ऐसे पूरी साइकिल का आपने dt कंसिडर किया। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी dt का यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैलकुलस में इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो आपको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक का करना है, 0 से लेकर t तक का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टोटल वर्क डन बोलेंगे 1 साइकिल का। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करते हैं, टोटल वर्क, एंड देन आफ्टर हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम को। ओके, बट हमको मालूम है कि भाई हमारी जो एसी करंट होती है में इसमें ई की वैल्यू क्या होती है, ई की इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देन अपने करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट एक सेम फेज में नहीं होता है, ख्याल आया? तो करंट की फॉर्मूला होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ओके, तो ऐसे उसकी करंट की वैल्यू होती है। तो दोनों को हमको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, तो दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कि भाई इंटीग्रेशन 0 टू t, तो पहले मैं e की वैल्यू में लिख देता हूँ, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 होगा। ठीक है, ओके, और इंटू क्या आएगा, dt आएगा। ओके, देन आपने देखिए कि भाई एक किसकी फॉर्मूला बनेगी, ये वाली किसकी फॉर्मूला बनने वाली, साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, तो साइन ओमेगा टी प्लस 5 ये साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला बनेगी, तो उसकी फॉर्मूला क्या आती है, साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला। देखिए मैं यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा एंड प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, वही फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज़ करनी है, बट यहाँ पे अल्फा के बदले आपको क्या दे रखा है, ओमेगा टी दे रखा है, और बीटा के बदले आपको दे रखा है 5। ठीक है, ओके, तो ऐसे में यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो 0 टू t ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसकी फॉर्मूला कि भाई साइन अल्फा इंटू कॉस 5 एंड प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। ठीक है, और यहाँ पे आएगा dt। ओके, ऐसे मैंने लिख दिया। तेरा पर क्या होगा, देखिए ये साइन ओमेगा टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तेरा पर ये साइन ओमेगा टी उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 0 टू t ई नॉट आई नॉट मैं क्या कर देता हूँ, उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस 5। देन आफ्टर यहाँ पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5 इंटू dt। ओके, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक कैसी फॉर्मूला होगी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी मीन्स के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2। तो वो फॉर्मूला को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, ओके, देखिए इंटीग्रेशन आपको करना है, इंटीग्रेशन आपको करना है 0 टू t ई नॉट आई नॉट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, और इंटू यहाँ पे आएगा कॉस 5। ये dt को मैं यहाँ पे सेपरेट दे देता हूँ, दोनों को मैं सेपरेट दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा dt। ओके, देन आफ्टर प्लस, और यहाँ पे मैं काउस कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे सेपरेट ही दे दिया dt को। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी है,
तो एक किसकी फॉर्मूला होगी कि भाई साइन 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट साइन थीटा और कॉस थीटा ये रखा है तो ये 2 कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन फाई, और मैं यहाँ पे सेपरेट दे देता हूँ डी टी। ओके, और यहाँ पे आपका काउस हो गया फिनिश। देन पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी डिवाइड में 2 अवेलेबल है, यहाँ पे भी डिवाइड में 2 अवेलेबल है, तो 2 का मैंने कॉमन ले लिया, और ई नॉट आई नॉट भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ई नॉट आई नॉट पीक वैल्यू होती है वो डिवाइड में 2, ये दोनों मिसके कॉन्स्टेंट हो गए, तो इसको मैं इंटीग्रेशन की बाहर में रख देता हूँ, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, और इंटीग्रेशन अभी मैं करता हूँ 0 to t। ओके, देखिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे कौन सी वैल्यू बचने वाली है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई डी टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई डी टी, एंड प्लस 0 to t, यहाँ पे आएगी साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई डी टी। ठीक है, ओके। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई आपको सेपरेट देना है, सभी को आपको सेपरेट देना है। कोस फाई को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, देन आफ्टर उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, उसका भी आप इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है, ओके, ये नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा। ओके, तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 0 to t cos phi dt and minus 0 to t cos 2 omega t cos phi dt and plus 0 to t sin 2 omega sin phi into dt। ठीक है, ओके, तो cos phi dt का इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि भाई cos phi तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है। तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, यहाँ पे cos phi और t 0 to t एंड माइनस, यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी का क्या होगा, सॉरी cos 2 ओमेगा टी का क्या होगा, cos 2 ओमेगा टी का होता है साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, और टी का कोएफिशिएंट कितना है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा डिवाइड में जाएगा, और यहाँ पे आएगा 0 to t एंड cos फाई, एंड यहाँ पे प्लस साइन 2 ओमेगा टी का क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी का होगा माइनस cos ओमेगा टी, माइनस cos 2 ओमेगा टी, एंड डिवाइड में आएगा 2 ओमेगा, और इंटू आएगा साइन फाई और 0 to t। ओके, देखिए मैं यहाँ पे 0 to t की मैं भी लिमिट पुट कर देता हूँ। तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, यहाँ पे मैं लिखता हूँ t एन माइनस 0 इंटू कॉस फाई एन माइनस, यहाँ पे साइन 2, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन t, और t की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, टी इज अ कैंसर, और डिवाइड में आएगा 2 ओमेगा, तो साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0, और उसकी भी वैल्यू होती है 0। ओके, तो उसकी भी मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 0। देन आप दूसरा देखिए, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस वाली टर्म है, तो माइनस कॉस 2 एंड 2 पाई अपॉन टी, और इंटू टी अपॉन 2 ओमेगा, तो टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 पाई मीन्स के 4 पाई हो जाएगा। ओके, तो ये 4 पाई होती है, तो 4 पाई की वैल्यू होती है 1, तो माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा। देन यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे आ जाएगी cos 0 की वैल्यू अपॉन 2 ओमेगा। तो देखिए कि भाई यहाँ पे वैल्यू भी 1 होती है, यहाँ की वैल्यू भी 1 होती है, 1 अपॉन 2 ओमेगा माइनस एंड प्लस 1 अपॉन 2 ओमेगा, तो ए टर्म आपकी हो जाएगी 0, ए वाली टर्म भी आपकी हो जाएगी 0, ओनली फॉर बचने वाली है ए वाली टर्म। तो वर्गदान आपको कितना फाइंड आउट हुआ, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 टी कॉस फाई, दिस इज अ टोटल वर्गडन W। ओके, तेरा पर ये वर्गडन को मैं दूसरी तरह से कैसे भी लिख सकता हूँ कि देखिए ये आपका वर्गडन फाइंड आउट हुआ है, बट अभी आपको फाइंड आउट करना है कि भाई पावर। ओके, तो पावर इज इक्वल टू क्या होती है, वर्गडन पर यूनिट टाइम। ओके, तो पावर P इज इक्वल टू वर्गडन पर यूनिट टाइम। तो वर्गडन आपको कितना मिला, ई नॉट आई नॉट टी कॉस फाई मिला था, एंड डिवाइड बाई 2 और टी, तो टी इज अ कैंसल, सो दैट ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाई, दिस इज द पावर। बट पावर P इज इक्वल टू मैं ई नॉट अपॉन 2 के बदले में क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट अपॉन रूट 2 एंड आई नॉट अपॉन रूट 2 इंटू कॉस फाई। देखिए ई नॉट अपॉन रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, ई आर एम एस, और आई नॉट अपॉन रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, आई आर एम एस होती है। तो पावर की हमको इक्वेशन क्या मिली, ई आर एम एस एंड आई आर एम एस कॉस फाई। ठीक है, दिस इज द पावर। ये पावर किसकी है, ये पावर है एसी सर्किट की पावर है। ठीक है, ओके, तो ए हमको पावर मिलेगी P इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ख्याल आया आपको, एक कॉस फाई को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर हम बोलते हैं। ठीक है, तो ए हमको एक एसी सर्किट में से इतना पावर हमको मिला। ओके,
तो एम इसके हमारी जो इसके कोई भी हमने जो पावर फाइंड आउट किया है वो पावर हमने 1 साइकिल के लिए हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। 0 से लेके टी टाइम पीरियड का हमने फाइंड आउट किया हुआ है। ओके, कैसे मैंने पावर को फाइंड आउट किया आप देखिए कि भाई पावर की फॉर्मूला होती है वी आई। ओके, देन यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इंस्टेंस पे ई आई डी टी मैंने ले लिया, वर्क डन मैंने यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट किया है। तो 0 टू टी, देन यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने पुट की, आई की वैल्यू पुट की, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने पुट की, ठीक है। देन यहाँ पे साइन ओमेगा टी के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली फॉर्मूला आपकी फाइंड आउट हुई। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2 वाली फॉर्मूला आपने यहाँ पे पुट की, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा वाली फॉर्मूला आपने पुट की। देन यहाँ पर आप क्या करते हो कि भाई यहाँ पे देखिए कि आपको सेपरेट दे देनी है, एक कोस पाई डी टी को यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, देन यहाँ पे कोस 2 ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको एक सेकंड स्टेप फाइनल हुआ और थर्ड स्टेप का सेम ही आएगा। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, यहाँ पे कोस पाई तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन डी टी का क्या होगा, ओनली फॉर टी होगा, और कोस 2 ओमेगा टी का क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और 0 टू टी cos फाइव एंड प्लस यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी का क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी का होगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, 0 टू 2 इंटू साइन 5। ओके, देन यहाँ पर आप अपर लिमिट पुट कीजिए और लोअर लिमिट पुट कीजिए, तो अपर लिमिट आएगी टी माइनस 0 cos 5 एंड यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो टी टी इज कैंसल, सो दैट साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा एंड कॉस 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। तो साइन 4 पाई की वैल्यू आएगी 0, कॉस 4 पाई की वैल्यू आएगी -1 एंड +1 इज इक्वल टू 0 आएगी, और ये आपका वर्क हो गया, वर्क डन। ध्यान आप आपको क्या फाइंड आउट करना है, पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या होती है, वर्क डन पर टाइम पीरियड। तो टी टी इज कैंसल, तो ई नॉट आई नॉट कॉस पाई अपॉन 2, तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस पाई, तो ई नॉट अपॉन √2 आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस पाई, तो ये हो गई ई आर एम एस की वैल्यू, आई आर एम एस की वैल्यू इंटू कॉस पाई। ये हमारी पावर फाइंड आउट हुई और एसी सर्किट 1 टाइम पीरियड की एवरेज पावर, ठीक है। ओके, ये पावर को हम क्या बोलते हैं, रियल पावर हम बोलते हैं। ओके, देखिए हमको पावर की फॉर्मूला क्या फाइंड आउट हुई, पावर की फॉर्मूला फाइंड आउट हुई P इज इक्वल्स टू ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। दिस पावर इज रियल पावर। और दूसरी पावर की फॉर्मूला हमने कौन सी देखी, दूसरी पावर की फॉर्मूला हमने ऐसी देखी, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है। तो वो पावर और ए पावर में दोनों में क्या क्या डिफरेंट है, देखिए कि भाई ए वाली पावर में आपने cos फाइव से मल्टीप्लाई किया हुआ है और cos फाइव की वैल्यू क्या होती है, <1 होती है। तो क्या मीनिंग हुआ कि भाई ए पावर की कंपैरिजन में ए पावर क्या होगी, मिनिमम होगी। ओके, तो ए पावर कौन सी पावर की फॉर्मूला है और ए पावर किसकी पावर की फॉर्मूला है, ए पावर आपकी रियल पावर है, और ए पावर को हम क्या बोल सकते हैं, एपरेंट पावर। एपरेंट पावर का क्या मीनिंग हुआ कि भाई आपने कितना पोटेंशियल दिया और कितना आपने करंट दिया, कि भाई आपके पास कोई डिवाइस अवेलेबल है और डिवाइस को आप पोटेंशियल दे रहे हो 220 वोल्ट और करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, तो आप भाई इसके पावर कितना दे रहे हो, आप पावर दे रहे हो 440 वाट। बट आपने क्या जितना ही पावर दे दिया तो इतना वो वर्क करके देगा ना, इतना वो वर्क करके नहीं देगा, उससे वो कम ही वर्क करके देता है, ठीक है। आपको मालूम है ना कि भाई कोई भी डिवाइस की जो एफिशिएंसी होती है वो एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है। एफिशिएंसी का क्या मीनिंग हुआ कि भाई आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर ऑलवेज क्या आती थी, कम आती थी, और इनपुट पावर ऑलवेज क्या होती थी, मैक्सिमम होती थी। तो इनपुट पावर का क्या मीनिंग हुआ कि भाई इनपुट पावर मीन्स आप कितनी पावर उसको दे रहे हो, और देना पर आउटपुट पावर का क्या मीनिंग हुआ कि भाई वो डिवाइस कितना वर्क करके आपको देगा, कितना वर्क पर सेकेंड में वो करके देगा। तो वर्क डन पर सेकेंड इट इज नोन एज अ पावर, ठीक है। वर्क डन पर सेकेंड उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ पावर। ओके, तो ये वाली जो पावर मिलेगी आपको, दिस इज अ वर्चुअल पावर एंड दिस इज अ रियल पावर, ठीक है। इन दोनों का में डिफरेंस अवेलेबल है। ओके, तो ये वाली पावर आप समझिए कि भाई आपके हाउस में एक फैन अवेलेबल है और फैन पावर इसके पोटेंशियल देती है 220 वोल्ट। देन पर उसके साथ हमने एमीटर लगा दिया तो वो एमीटर रीडिंग बताती है 2 एम्पियर, तो उसका पावर कितना फाइंड हुआ, 220 इंटू 2 इज इक्वल टू 440 वाट। बट हमने देखा कि हमारा जो फैन है ना वो एक 440 वाट तो पावर तो लेती है, बट वो इतना वर्क करके नहीं देती है, वो ओनली फॉर वर्क करती है 300 वाट का, तो ओनली फॉर कितना वर्क करती है 300 वाट। ओके, तो 300 वाट एक किसका पावर की फॉर्मूला है, रियल पावर है। वो किसका कौन सा पावर है, रियल पावर। और ये 440 वाट किसका पावर है, एक वर्चुअल पावर है। ख्याल है आपको। ओके, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि भाई हमारे हाउस में एक वाटर पम्प होती है। वाटर पम्प का मैकेनिज्म क्या होता है कि भाई वाटर को वो क्या करती है, एक टैंक में वो ले जाती है, ठीक है। ओके, तो उसकी हमको वर्क डन निकालनी है, उसका पावर हमको निकालना है। तो पावर हम कैसे निकालेंगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम करके, वर्क पर टाइम, और वर्क इज इक्वल टू क्या होती है,
वर्क इज इक्वल टू होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमको क्या करना है कि भाई हमारे पास m क्वांटिटी का वाटर अवेलेबल है, उसको h हाइट तक हमको ले जानी है, और ड्यू टू दी ग्रेविटी तो mg/s/t होगी। और उसका वर्क डन हमने निकाला, तो वर्क डन हमको मिल रहा था 300 जूल पर सेकेंड। तो 300 जूल पर सेकेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, जूल पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, वॉट, तो 300 वॉट। बट यहाँ पर हमने देखा कि भाई जो हमारी जो वाटर पंप अवेलेबल थी, वो वाटर पंप कितनी पावर लेती थी, तो कितनी पावर लेती थी, हमने उसको 220 वोल्ट सप्लाई किया और 2 एम्पियर करंट भी हमने भेजा उसके साथ, ठीक है। तो 2 एम्पियर हमने करंट उसको दिया, तो हमारी पावर की फॉर्मूला क्या हुई, 440 वोट हुई। तो 440 वोट आपने दे दिया, ठीक है। जो देने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल पावर। बट हमको उसने वर्क कितना किया, उसने वर्क किया 300 वोट, ओनली फॉर उसने वर्क कितना किया 300 वोट। तो बाकी का जो वर्क डन है, इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, जो बाकी का जो वर्क डन है वो इतना वर्क डन कहाँ पे गया, वो वर्क डन लॉस्ट हो गया। क्यों ये वर्क डन लॉस्ट होता है, ये हमारी एसी सर्किट में इतना मींस के पावर क्यों लॉस्ट होता है, बिकॉज हमारे जो एसी सर्किट में पोटेंशियल मींस के इंड्यूस ईएमएफ और करंट का जो फेजर डायग्राम होता है, उसकी बीच का जो फेज होता है, वो फेज हमारा सेम नहीं होता है, बट उसकी बीच में कोई फेज होती है, ठीक है। वो कितना फेज होती है, अब देखिए कि भाई ये आपका डिफरेंस क्यों आ रहा है कि भाई हमारा जो एसी सर्किट है, तो एसी सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ और करंट का दोनों का फेज सेम नहीं होता है, बट उसमें कोई फेज डिफरेंस होती है, वो फेज डिफरेंस के लिए आती है। ओके, देखिए यहाँ पे ए है ई नॉट और यहाँ पे है आई नॉट, तो उसकी बीच में फेज डिफरेंस यहाँ पे अवेलेबल है 5, दिस इज अ फेज डिफरेंस। ओके, तो मैं ई नोट का 2 कंपोनेंट में लेता हूँ कि भाई ई नोट का एक कंपोनेंट में आई नोट के रिस्पेक्ट में मैं लेना चाहता हूँ। तो ए वाली कंपोनेंट को आप क्या बोलेंगे, ई नॉट कॉस पाई। तो पावर कितनी फाइंड आउट हुई कि भाई पावर पी इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई। सो दैट पावर पी इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो ए हमको पावर आउटपुट मिली, तो दिस इज नॉन एज ए रियल पावर, ठीक है। तो वो पावर क्या होती है, रियल पावर होती है। रियल पावर का मीनिंग क्या हुआ कि भाई आपका डिवाइस ने कितना पावर मीन्स के प्रोड्यूस किया, आपका डिवाइस ने कितना वर्क डन किया, कितना वर्क डन पर यूनिट टाइम किया, इट इज नॉन एज अ रियल पावर, ठीक है। तो रियल पावर के साथ यहाँ पे कॉस पाई होती है, मीन्स के उसके साथ क्या होती है, पावर फैक्टर होती है। क्या होती है, पावर फैक्टर। देखिए कि भाई ये फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस जितना भी कम होगा, इतना ये पावर फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और हम क्या करना चाहते हैं, पावर फैक्टर की वैल्यू हम 1 लाना चाहते हैं, मीन्स हम क्या करना चाहते हैं कि फेज डिफरेंस हम रिमूव करना चाहते हैं। तो फेज डिफरेंस रिमूव करना का मीनिंग क्या हुआ कि भाई ई नॉट हमारा जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन में आना चाहिए। अगर वो पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन में आएगा तो एक कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और हमारा जो रियल पावर है वही हमारा वर्चुअल पावर होगा, तो इसमें पावर लॉस नहीं होगा। तो पावर लॉस कब होती है वो आपको मालूम पड़ा कि जब इसमें एक फेज डिफरेंस क्रिएट होती है तब। तो जब फेज डिफरेंस क्रिएट होगी तो इसमें पावर का लॉस होने वाला है, ठीक है। ओके, देन आपको एपरेंट पावर के बारे में मालूम पड़ा कि भाई एपरेंट पावर क्या होती है। एपरेंट पावर होती है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, उसको हम वर्चुअल पावर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। एपरेंट पावर इज इक्वल्स टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। और कॉस फाई क्या है, कॉस फाई इज अ पावर फैक्टर, सो दैट रियल पावर इज इक्वल टू क्या होगा कि भाई रियल पावर की फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एपरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर। ओके, सो दैट एपरेंट पावर इंटू हम क्या लिख सकते हैं, इंटू हम लिख सकते हैं पावर फैक्टर। ओके, सो दैट पावर फैक्टर इज इक्वल टू पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर, ठीक है। रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर, ये हो गई हमारी कॉस फाई की फॉर्मूला, पावर फैक्टर की फॉर्मूला कि भाई रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। ओके, एक कॉस फाई कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, देखिए इम्पीडेंस वाला आपको ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे रिजल्टिंग हमको फाइंड आउट हुआ था इम्पीडेंस, और यहाँ पे थी आर, और यहाँ पे थी एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। यहाँ पे है फाई, ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस होती थी, ठीक है। तो कॉस फाई इज इक्वल टू क्या इक्वेशन आएगा कि भाई कॉस फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बेज हमारा है आर अपॉन इम्पीडेंस है हमारा आईपो, ठीक है। तो इम्पीडेंस की फॉर्मूला क्या आती थी, इम्पीडेंस की फॉर्मूला आती थी यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर स्क्वायर एंड प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये है हमारा
cos फाई हमारा क्या फाइंड आउट हुआ, cos फाई फाइंड आउट हुआ एक पावर फैक्टर, ठीक है। ओके, तो पावर फैक्टर को हमको मैक्सिमम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या बनाना है, पावर फैक्टर होनी चाहिए पे मैक्सिमम। जितनी मैक्सिमम होगी इतनी आपकी रियल पावर मैक्सिमम आएगी, और जितनी वो मिनिमम होगी इतना पावर लॉस मैक्सिमम होगा। तो वो मैक्सिमम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो मैक्सिमम करने के लिए रियल पावर की आप इक्वेशन स्टडी कीजिए कि भाई रियल पावर में यहाँ पे cos फाई है तो cos फाई की वैल्यू हमको 1 लानी है। चला गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसकी कंडीशन, फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम रियल पावर, द पावर फैक्टर आपको क्या करना है, द पावर फैक्टर शुड बी 1, ठीक है। सो दैट cos फाई इज इक्वल टू 1 होगा, तो cos फाई इज इक्वल टू 1 होगा तब आपकी पावर एक एपरेंट पावर की सेम वैल्यू पे आ जाएगी, ठीक है। तो एक कब पॉसिबल होता है, एक ऐसा कब पॉसिबल होता है, इट इज अ पॉसिबल व्हेन कि ए वाली इक्वेशन देखिए कि भाई इसमें एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी जब होगा, एक्सएल का क्या मीनिंग होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी का क्या मीनिंग होता है, कैपेसिटी रिएक्टेंस, दोनों की वैल्यू जब सेम आएगी तब क्या होगा कि भाई देखिए इन दोनों की वैल्यू सेम आती थी तो ये डिफरेंस क्या हो जाए वाला है, जीरो। तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो cos फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन आर इज इक्वल टू 1। तो उसका cos फाई पावर फैक्टर हमको क्या मिला 1, तो पावर फैक्टर 1 मिलने से मैक्सिमम पावर मिल जाती है। तो एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसमें मैंने ओमेगा को सब्जेक्टिव बना दिया तो रूट एल सी, कि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी मिलनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी मिलनी चाहिए 1 अपॉन रूट एल सी। तो इसमें इंडक्टर लगाया हुआ होता है पर आपको कैपेसिटर लगाना पड़ता है, और कैपेसिटर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो कैपेसिटर की वैल्यू देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ओमेगा स्क्वायर को मैं सब्जेक्टिव बना देता हूँ, तो 1 अपॉन रूट एल सी, और सी इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर। कि भाई आपको कैपेसिटर इतनी वैल्यू का लगाना चाहिए कि भाई इसमें ए वाली इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कीजिए, इंडक्टर की वैल्यू पुट कीजिए, और आपने कितना कितनी फ्रिक्वेंसी वाला इंड्यूस EMF आपने लगाया हुआ है, कितनी फ्रिक्वेंसी वाला AC वोल्टेज आपने लगाया हुआ है, ठीक है। कि भाई हमारी हाउस में जो आती है ना उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 होती है, तो उसके कंपेरिजन में आप उसकी C की वैल्यू आप लगा सकते हो, ठीक है। ओके, तो इतनी सी लगाने से क्या होगा कि भाई इतनी कैपेसिटर लगाने से आपकी जो ओमेगा होगी वो ओमेगा हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। तो दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम हो जाएगी, आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी, डिवाइस की नेचुरल फ्रिक्वेंसी और अप्लाइंग द एक्सटर्नल सप्लाइंग द फ्रिक्वेंसी दोनों सेम हो जाएगी, तो रेजोनेंस क्रिएट होगा और करंट हो जाएगी मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम हो जाएगी तो पावर भी वैल्यू की क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, पावर भी मैक्सिमम फाइंड आउट हो सकती है, ठीक है। ओके, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि भाई पावर फैक्टर को इंक्रीज करने से क्या होती है। कि भाई हमारे पास एपरेंट पावर अवेलेबल है 1000 वाट। एपरेंट पावर का भी आपको मालूम पड़ा कि भाई एपरेंट पावर क्या होती है, आपने सप्लाई किया हुआ है वो पावर। आप एक कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, पोटेंशियल इनटू करंट को मल्टीप्लाई करके आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। आपने इतनी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, बट क्या वो इतना ही वर्क डन आपको करके देगा ना, इतना वर्क डन नहीं करके देगा। तो वो वर्क डन कितना करेगा, इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, उसकी वैल्यू पावर फैक्टर की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। हमारे पास मार्केट में एक मशीन अवेलेबल है, उसका पावर फैक्टर उसने दिया हुआ है 0.6, तो वो कितना वर्क करके देगा, वो ओनली फॉर 600 वाट, जितनी वो रियल पावर फाइंड आउट करके देगा, ठीक है। आपने सप्लाई कितना किया है 1000 वाट, वो देता कितना है 6000 वाट, तो बाकी की 400 वाट का क्या हुआ, लॉस्ट हुआ। और दूसरी मशीन हमने देखी तो उसका पावर फैक्टर था 0.9 था, ठीक है। तो उसका पावर हमको कितना मिलेगा, 900 वाट मिलेगा रियल पावर, ठीक है। तो वो वाली मशीन से अच्छी है। क्यों अच्छी है, क्योंकि उसने ओनली फॉर 100 वाट ही एनर्जी का क्या किया, लॉस्ट किया। बट ये तो क्या कर रही है, ये तो 400 का लॉस्ट कर रही है। तो उसकी कॉस्ट की कंपेरिजन में इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका पावर फैक्टर ग्रेटर है। तो जिसका पावर फैक्टर ग्रेटर होगा वो वाली मशीन एक गुड कहलाएंगी, क्योंकि उसमें कोई पावर लॉस नहीं होती है। चला है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि भाई हमको जो पावर फैक्टर है ना, वो पावर फैक्टर की वैल्यू हमको मैक्सिमम करनी है। तो पावर फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए फेज डिफरेंस हमको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। फेज डिफरेंस हमको मिनिमम करना पड़ेगा। ओके, हमारे पास ऐसी डिवाइस अवेलेबल है कि भाई उसको चाहिए कि भाई 800 वाट पावर चाहिए। तो 800 वाट पावर चाहिए, तो हमने क्या किया कि भाई हमने एक cos फाई जिसका पावर फैक्टर 0.6 था वो वाली मशीन लगा दिया। तो वो वाली मशीन तो ओनली फॉर 600 वाट देती है,
तो इससे हमारा वर्क नहीं होने वाला है। यहाँ पर हमने 9.98 वोल्ट वाला पावर हमने लगा दिया, तो इससे वर्क होगा। हमारा जो वाटर पंप है, तो वाटर पंप को चाहिए 800 वॉट एनर्जी, तो 800 वॉट एनर्जी चाहिए, तो हमने क्या किया, ए वाली मशीन लगा दिया, तो हमारा वाटर पंप नहीं चलेगा, बट ए वाली मशीन लगा देंगे तो हमारा वाटर पंप चलेगा, वो एक वर्किंग कंडीशन पे आएगा। ख्याल आया अभी आपको? ओके, तो पावर फैक्टर जितना मैक्सिमम होगा इतना उसका पावर मैक्सिमम आएगा। ओके, तो ये पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारे जो एसी सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ और इलेक्ट्रिकल करंट की बीच का जो फेज डिफरेंस है, वो फेज डिफरेंस हमको मिनिमाइज करना पड़ेगा। वो फेज डिफरेंस हम कैसे मिनिमाइज करेंगे? देखिए, हमारे हाउस में कोई भी डिवाइस अवेलेबल है, वो सभी डिवाइस में आप क्या अप्लाई कर रहे हो? एसी करंट आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आपके हाउस में एसी सप्लाई आ रही है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई आपका फैन को आप 220 वोल्ट एम्पियर जिसका एक वोल्टेज दे रहे हो और करंट आपको दे रहे हो 2 एम्पियर, तो उसका टोटल पावर फाइन हुआ 440 वाट। यहाँ पर अभी आप देखते हो कि भाई आपका जो फैन है ना, वो फैन अभी भी स्टॉपिंग कंडीशन पे है। तो ऐसा क्यों है? तो आपने क्या बोला कि भाई फैन में इसके डैमेज हो गया है। ओके, तो आपने कोई एक बार से कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और इलेक्ट्रिशियन ने क्या आपको बोला कि भाई कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा। क्यों कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा? कैपेसिटर डिवाइस क्या करती है? देखिए कि भाई इसमें कैपेसिटर जो डिवाइस थी वो डैमेज हो गई थी, वो फेल हो गई थी, वो वर्किंग नहीं कर रही थी। तो वर्किंग नहीं कर रही थी तो क्या होगा कि भाई वर्किंग नहीं कर रही थी, तो उसका आप इसके फेजर डायग्राम के बारे में स्टडी कीजिए। ये है आर और यहाँ पे आएगी एक्सेल। ओके, तो ये एक्सेल में इसका मैक्सिमम हो जाती है, उसका फेज डिफरेंस हो जाता है π/2। इस यहाँ पे कोई कैपेसिटर ही अवेलेबल नहीं है, तो ओनली फॉर इंडक्टर सर्किट में फेज डिफरेंस होता है π/2। तो फेज डिफरेंस π/2 होने से cos π/2 इज इक्वल टू आएगी 0 वैल्यू। तो आपका रियल पावर आपको क्या मिलेगा? 0। बट आपको क्या चाहिए कि भाई रियल पावर होना चाहिए, तो रियल पावर होना चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया कि भाई उसकी अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा मैंने डिवाइस लगा दिया एक्सी यहाँ पे याद किया, आप देख सकते हो। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तो क्या होगा कि भाई उसका रिजल्ट हमको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे फाइव इज इक्वल टू क्या मिल गया? 0। तो 5 इज इक्वल टू 0 आप पुट कीजिए, तो वहाँ पे पावर फैक्टर आपका मैक्सिमम मिल जाती है। ठीक है, बट इतना करने से हमको पावर फैक्टर क्या मिल गया? 1। पर रियल में पावर फैक्टर 1 होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं हो पॉसिबल? हमने ऐसा सर्किट लगा दिया तो भी क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि उसके ऊपर दूसरा फैक्टर भी अफेक्टेड है, दूसरी कंडीशन भी उसमें अप्लाई होती है। इसके लिए उसकी टोटल एफिशिएंसी हमको 100% नहीं मिल सकती है। ठीक है, ओके, बट मैक्सिमम कितनी मिल सकती है? 0.9 मिल सकती है या 0.92 समथिंग मिल सकती है। ठीक है, बट उसकी 1 कभी भी नहीं मिलने वाली है। ख्याल आया? ओके, तो ये फिनोमिना हमने क्या लगा दिया? कैपेसिटर लगाने से क्या होगा? कैपेसिटर लगाने से आपकी जो करंट है वो करंट लीड हो जाएगी। तो पहले कैपेसिटर नहीं था तब आपकी करंट क्या थी? लैग की। कितनी लैग थी? इसमें एक्चुअली हो क्या रहा था? देखिए, उसका ग्राफ के बारे में आप स्टडी कीजिए कि भाई पहले पोटेंशियल ऐसा था और जब पोटेंशियल मैक्सिमम था तब करंट की वैल्यू 0 पे थी, और जब करंट पोटेंशियल की वैल्यू 0 पे थी तब उसकी करंट की वैल्यू मैक्सिमम थी। ऐसा उसका फेज डिफरेंस π/2 अवेलेबल था। तो π/2 फेज डिफरेंस क्या होगी कि भाई दोनों की वैल्यू एक साथ तो कभी भी नहीं आएगी। ख्याल आया? तो पावर कब मिलती है? जब पोटेंशियल और करंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर आपको पावर मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या होती थी? देखिए, जब आपकी पोटेंशियल मैक्सिमम होती थी, जब आपकी पोटेंशियल मैक्सिमम होती थी तब करंट ही 0 है। तो करंट 0 है तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे क्या होगी कि भाई यहाँ पे करंट मैक्सिमम है और पोटेंशियल आपकी हो गई 0, तो यहाँ पे भी पावर आपका 0 मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए जो जिसका भी फेज डिफरेंस π/2 है, इसमें आपको पावर क्या मिलने वाली है? 0 मिलने वाली है। ख्याल आया? ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि भाई ये फेज डिफरेंस को मैंने डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे मैंने कैपेसिटर लगा दिया। इसीलिए आप अपना जो डिवाइस का जो पावर है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई भी सर्किट में आप क्या लगा सकते हो? एक कैपेसिटर लगा सकते हो। ठीक है, आपने कैपेसिटर शायद देखा होगा। ख्याल आया? तो कैपेसिटर लगाने से क्या होगा? वो वर्क डन अच्छा करने लगेगा, उसका पावर फैक्टर आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। ठीक है, उसका हीट लॉस है वो कम होगा। ख्याल आया? ओके, तो ये सभी सारे फिनोमिना को आपको स्टडी करना था। ओके, देन पर आपको एक लास्ट टॉपिक देखना है, वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट, ये वॉटलेस करंट क्या होती है? देखिए कि मैं यहाँ पे एक फिगर फेजर डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। E0 और यहाँ पे है I0, उसकी भी इसका फेज डिफरेंस यहाँ पे अवेलेबल है 5।
ओके, मैं यहाँ पे करंट का भी मैं फैक्टर फाइंड आउट कर सकता हूँ ना। मैंने जो आगे ऐसे फिगर में ड्रॉ की हुई थी, इसमें मैंने ई नॉट का फैक्टर फाइंड आउट किया था, बट मैं आई नॉट का भी मैं फैक्टर फाइंड आउट कर सकता हूँ कि भाई आई नॉट का एक वन एलिमेंट यहाँ पे आएगा आई नॉट कॉस फाई, और दूसरा एलिमेंट क्या होता है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई नॉट साइन फाई। ओके, हमको क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर की फॉर्मूला में क्या होती है कि पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट कब होगी, जब दोनों वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स के एक डायरेक्शन में आएगी तब हमको स्केलर प्रोडक्ट मिलेगी। तो देखिए आई नॉट साइन फाई देखिए और ई नॉट देखिए, आई नॉट साइन फाई और ई नॉट के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसके कारण आपको पावर नहीं मिलने वाला है। बट पावर किसके कारण मिल रहा है, आई नॉट कॉस फाई के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो हमारी पावर की इक्वेशन पी नॉट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट ई नॉट कॉस फाई हम लिख सकते हैं। इसके कारण ही हमको पावर मिलने वाली है। ठीक है, तो आई नॉट कॉस फाई इज अ एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर, बट आई नॉट साइन फाई इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर। सो दैट आई नॉट साइन फाई को हम क्या बोल सकते हैं, वॉटलेस करंट हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वॉटलेस करंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई नॉट कॉस फाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आई नॉट कॉस फाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर। ठीक है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर, बट आई नॉट साइन फाई is do not, I not sin phi do not participate in power, ये पावर में पार्टिसिपेट नहीं है। ठीक है, ओके, सो दैट आई नॉट साइन फाई इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉटलेस करंट हम बोल सकते हैं। ओके, देन आफ्टर पावर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं ओनली फॉर इंडक्टर सर्किट का। तो हमने यहाँ पे देखा ओनली फॉर इंडक्टर सर्किट में उसका फेज डिफरेंस होता है पाई बाई टू, सो दैट कॉस फाई बाई टू इज इक्वल टू उसका पावर फैक्टर आएगा 0। तो आपकी रियल पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वैसे ही ओनली फॉर कैपेसिटर सर्किट के बारे में देखिए तो ओनली फॉर कैपेसिटर सर्किट में एक्सेल 0 होगा, तो यहाँ पे उसका फेज डिफरेंस हमको कितना मिलेगा, पाई बाई टू मिलेगा। तो पाई बाई टू फेज डिफरेंस मिलने से वापिस आपकी पावर क्या हो जाएगी, वापिस आपकी पावर 0 आएगी, क्योंकि पावर फैक्टर 0 होती है। तो ओनली फॉर पावर किस में मिलती है, जिसका फेज डिफरेंस 0 हो। तो किसका फेज डिफरेंस 0 है, हमने 3 सर्किट के बारे में देखा, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो किस में फेज डिफरेंस 0 है, रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस 0 है, तो रेजिस्टेंस का पावर आपको मिल सकता है। चला है, ओके। तो मैं यहाँ पे न्यू टॉपिक लिख देता हूँ, पावर फैक्टर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट। पावर फैक्टर प्योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर सर्किट। ओके, तो इसमें क्या होगा कि भाई पावर मीन्स के इन दिस केस दिस सर्किट फेज डिफरेंस इज पाई बाई टू। ये दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई बाई टू होता है। इन केस दिस सर्किट phase difference is equals to pi by 2, so that power factor होगा 0। ठीक है, तो पावर फैक्टर 0 होगा तो पावर आपकी नहीं मिलने वाली। दिस डू नॉट कन्वेंस ओनली दी पावर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पावर में से कंज्यूम भी नहीं होने वाली है। दिस do not consume any power, because आप पावर के फॉर्मूला आप लिख सकते हो, पावर P इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई, बट कॉस फाई ही 0 है। यहाँ पे पावर फैक्टर मीन्स के कॉस पाई बाई टू इज इक्वल टू 0 होगा, सो दैट आवर पावर इज P इज इक्वल टू 0 होगी। और ओनली रेजिस्टेंस सर्किट में फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। ओनली रेजिस्टेंस सर्किट phase difference is 0, so that power factor is maximum. Cos phi is equals to 1, so that power P is equals to IRMS into VRMS हमको मिलेगी, मैक्सिमम पावर हमको मिलेगी ओनली फॉर रेजिस्टेंस सर्किट में। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, एक है इंडक्टर
और ये है कैपेसिटर, और हमने सप्लाई किया एसी सोर्स RLNC। तो ओनली फॉर आर में क्या होती है कि भाई देखिए तीनों तीन आपने सीरीज में लगाया हुआ है, तो तीनों तीन का करंट मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में देखिए भाई, आर का पोटेंशियल उसकी डायरेक्शन में आएगी, सो दैट फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 0। और इंडक्टर का पोटेंशियल लीड होता है, कितना लीड होता है, π/2 जितना लीड होता है। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस मिलेगा आपको π/2। दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द करंट, दिस इज द करंट, दिस इज द पोटेंशियल, ओके। ये और यहाँ पे इसका आपकी करंट लीड होती है और पोटेंशियल लैग होता है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे करंट, और यहाँ पे भी डिफरेंस π/2। तो उसकी पावर भी 0 आएगी, इसकी पावर भी 0 आएगी, और इसकी पावर आपको मिलेगी मैक्सिमम, ठीक है, ओके। ऐसे आपको याद रखनी है। जिसका भी फेज डिफरेंस π/2 आएगा, तो फेज डिफरेंस π/2 आने से क्या होगा, फेज डिफरेंस π/2 आने से उसका पावर फैक्टर हो जाता है 0। तो पावर फैक्टर 0 होने से क्या होगा, और ये पावर फैक्टर क्यों 0 होता है वो आपको मालूम पड़ा। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि भाई जब पोटेंशियल मैक्सिमम होता है तब करंट 0 होती है, जब उसके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, π/2 है, ठीक है। ऐसा होता है तो करंट क्या हो, पावर क्या आपको मिलेगी, पावर की वैल्यू ही आपको 0 मिलेगी, क्योंकि पावर की फॉर्मूला क्या होती है, पोटेंशियल इंटू करंट होती है, ठीक है। इसमें से एक एलिमेंट आपका 0 है, तो पावर ही आपका 0 होने वाला है। इसके लिए यहाँ पे जिसका भी फेज डिफरेंस π/2 होता है उसकी सभी पावर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ओनली फॉर इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटर सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2, और ओनली फॉर रेजिस्टेंस सर्किट में फेज डिफरेंस होता है 0। तो उसकी पावर हमको मिलेगी और दोनों की पावर हमको मिलेगी 0 0, ठीक है, ओके।